दक्ष को यशी की तरफ बढ़ते देख भीमा कहता है, दक्ष रुको, वहीं पर रुक जाओ, तुम जो सोच रहे हो वह गलत है। उस औरत ने तुम्हें बचाने की कोशिश में अपनी सारी शक्तियां खो दी और तुम अब उसे मारने के बारे में सोच रहे हो। वहीं रुक जाओ वरना मुझे आगे आना होगा। तुम्हें रोकने के लिए भीमा बोलता जा रहा है, लेकिन दक्ष है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बस चलते हुए यशी की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। तभी दक्ष सभी को देखते हुए कहता है, रोको दक्ष को वरना वह मेरी पत्नी को जान से मार डालेगा। लेकिन तभी यशी अपने आंखों में आंसू लिए कहती है, नहीं, मेरे बेटे को कोई भी नहीं रोकेगा, उसे आने दो मेरे पास। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं अपने परपोते के हाथों से मरूंगी तो मैंने इसकी माँ से जो वादा किया था वह वादा पूरा नहीं कर पाई, जिसका मुझे अभी तक अफसोस है। वह पगली तो बस अपने बेटे के आने की राह ही देख रही है। आप सभी यहाँ से चले जाइए। लेकिन कोई भी वहाँ से नहीं जा रहा था। यह देखकर यशी चिल्लाते हुए कहती है, जाओ यहाँ से। अब तक दक्ष भी यशी के पास आ चुका था और यशी को अपनी काली आंखों के साथ देखे जा रहा था। तभी यशी अपनी आंसू के साथ भारी आवाज के साथ कहती है, क्या तुम अपनी दादी को भूल गए? तभी दक्ष की जो अपनी खूंखार नजरों से यशी को देखे जा रहा था वह अपने नुकीली दांतों को यशी के गर्दन की तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन तभी दक्ष अपने दांतों को यशी के गर्दन से दूर करते हुए कहता, नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर दक्ष अपनी तलवार को अपने सीने पर घुसा देता है और कहता है, मैं बेगुनाहों की जान नहीं लेता है, मैं सिर्फ गुनाहगारों को मारता हूँ। इतना कहने के बाद दक्ष के शरीर से काली शक्तियाँ निकलनी बंद हो जाती है और उसकी आंखें भी पहले जैसी हो जाती है और यशी की तरफ देखते ही कहता है, आपको याद है ना मैंने आपसे क्या वादा किया था और मैं अपना वादा कभी भी नहीं भूलता। इतना कहने के बाद दक्ष वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और उसकी तलवार भी उसके सीने से निकल जाती है और दक्ष के आसपास घूमकर वह भी जमीन पर गिर जाती है और उसके अंदर से निकल रही शक्तियां भी गायब हो जाती हैं। जिसके बाद सभी लोग दक्ष को घेरकर खड़े हो जाते हैं और यशी दक्ष के पास बैठ जाती है और उसके सर को अपनी गोद में लेकर रोते हुए कहती है, मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती है, यह हमारा ही दक्ष है। जिसके बाद भीमा भी यशी को देखते हुए कहता है, हाँ तुम सही थी, यह हमारा ही दक्ष है। लेकिन यह वक्त रोने का नहीं है, लाओ दक्ष को हम अंदर लेकर जाते हैं और इसका इलाज करते हैं। जिसके बाद सिलोचना यशी को अपने साथ लेकर चली जाती है और भीमा दक्ष को लेकर चला जाता है। कुछ देर के बाद दक्ष एक बड़े से कमरे के अंदर लेटा हुआ है और उसके सीने पर पट्टियां बंधी हुई है और साथ ही अलग अलग हिस्सों में भी पट्टियां बंधी हुई है। और कुछ दूरी पर एक लड़की खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, दक्ष तुम्हारी वजह से आज इस शौर्य नगर की लड़कियों औरतों को पुरुषों के समान अधिकार मिल पाया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सिलोचना है। इसके बाद सिलोचना दक्ष को देखती है और कहती है, दक्ष तुम्हें बेहोश हुए 2 दिन गुजर गए हैं लेकिन तुम अभी तक नहीं उठे हो। तभी वह खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, यह शोर कैसा, क्या फिर कोई मुसीबत आ गई है? जिसके बाद वह खिड़की से बाहर कूद जाती है और उड़ते हुए जमीन पर आ जाती है और उस खिड़की की तरफ देखने लगती है। जिस जगह दक्ष इस वक्त है वह एक बहुत ही बड़ा महल है जहां सिलोचना का पूरा परिवार रहता है। इसके बाद सिलोचना बाहर हो रही शोर शराबे को देखने के लिए चली जाती है। वही सिलोचना के जाने के बाद दक्ष की आंखें खुलती है और वह फिर अपने आसपास देखने लगता है और खुद से ही कहता है, यह मैं कहाँ हूँ? मुझे को वह इंसान मारने वाला था तो क्या मैं मर चुका हूँ और मैं इस वक्त नरक में हूँ या फिर स्वर्ग में हूँ? इतना कहने के बाद फिर वह अपने शरीर को देखता है
और कहता है, मेरे शरीर पर इतनी सारी पट्टियां, तो क्या मैं बच गया हूँ और किसी ने मुझे बचा लिया है। यह कमरा तो देखने में बहुत ही आलीशान लग रहा है, लगता है मैं किसी महल में हूँ। इतना कहकर वह अपने बिस्तर से धीरे धीरे उठता है और फिर क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारी चोटें लगी हुई है, कुछ देर तक मशक्कत करने के बाद वह अपने बिस्तर से नीचे उतरता है और कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगता है और फिर खिड़की से बाहर देखने लगता है और बाहर देखते हुए कहता है, मैं सच में किसी महल में नहीं बल्कि महल में ही हूँ। दक्ष ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और यशी चलते हुए दक्ष के बिस्तर की तरफ जाने लगती है, लेकिन दक्ष उसे बिस्तर में दिखाई नहीं देता है। इसके बाद उसकी नजरें कमरे में चारों तरफ जाती है और खिड़की के पास खड़े दक्ष पर जाकर रुक जाती है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देखे जा रहा है। इसके बाद दक्ष जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर यशी के मुंह से आवाज निकलती है, बेटा संभल कर, चोट लग जाएगी। और दक्ष की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन दक्ष अपनी जगह से उठते हुए कहता है, आपका परपोता हूँ, इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला। दक्ष, तुमने मुझे पहचान लिया। यशी उसे उठाते हुए कहती है, मैं अपनी दादी को ना पहचान पाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाकी सब कहाँ है? माँ, पिताजी और दादाजी कहाँ है? चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। इसके बाद वह दक्ष को कमरे से बाहर लाकर जाती है और बड़े से हॉल में लेकर पहुँचती है। उस हॉल में सबसे ऊंचे कुर्सी पर शौर्य नगर का किंग यानी शमशेर बैठा हुआ है और उसके सामने सभी लोग बैठे हुए हैं। तभी सभी की नजरें हॉल में आ रहे हैं। दक्ष और यशी पर चली जाती है और दक्ष को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और दक्ष को ही देखते रहते हैं। तभी दक्ष की नजरें भीमा पर चली जाती है और भीमा को देखते हुए कहता है, दादाजी आप ही गए मुझे ले जाने के लिए, मैं कहाँ हूँ? यह सब लोग कौन है? हम कब घर जा रहे हैं? और माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। दक्ष को भीमा रोकता हुए कहता है, अरे रुको रुको, जरा रुको, एक सांस में सब कुछ बोल दोगे क्या? इसके बाद दक्ष आसपास देखता है और सभी को हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिसने मेरी जान बचाई है कौन है? मुझे उसे शुक्रिया कहना है। दक्ष की बात सुनकर सभी लोग दक्ष को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। दक्ष सभी को अजीब नजरों से खुद को देखते हुए पाकर कहता है, क्या हुआ? आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तभी शुभांक दक्ष को देखते हुए कहता है, क्या कह रहे हो? हमने तुम्हारी जान बचाई। हमने तुम्हारी जान कहाँ बचाई, बल्कि तुमने हमारे शौर्य नगर की जान बचाई है। लेकिन दक्ष उन सभी को मना करते हुए कहता है, लेकिन तो खुद जख्मी पड़ा हूँ, मैं कैसे अब सब की जान बचा सकता हूँ? मुझे तो कुछ लोगों ने अगवा किया था और मुझे मारने वाले थे और मैं वहीं पर बेहोश गया था और अब जाकर मेरी आंखें खुली है। दक्ष की बात सुनकर शुंभफ्री दक्ष के पास जाता है और उसे अपनी शक्तियों से घेर लेता है और कुछ जांच करने के बाद कहता है, क्या तुम तो वही हो? लेकिन तुम वो नहीं हो जो कुछ देर पहले थे तुम्हारे। जब पहले मैंने तुम्हारी शक्तियां जांची थी तो तुम्हारे पास कोई भी शक्तियां नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे पास शक्तियां है, वह भी एक उच्चतम स्तर की। यह कैसे हो सकता है? तभी वहां पर एक नौकर आता है और दक्ष के पास आकर कहता है, आपने यह कागज मुझे दिया था कल रात, अगर आप नींद से जाए तो मैं यह आपको दे दूं, यह लीजिए। जिसके दाब दक्ष उस नौकर से कहता है, मैंने तुम्हें यह कागज कब दिया? मैं तो कल रात तुमसे मिला भी नहीं हूँ। नौकर कहता है, आप कल रात को भोजन के अपने कमरे से बाहर आए थे, तब आपने मुझे यह कागज दिया था और सुबह देने को कहा था। इतना कहकर वह नौकर दक्ष को वह कागज का टुकड़ा दे देता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह उसे पढ़ता है।
जब तुम जागोगे तो तुम्हारे लिए यह सब समझना मुश्किल होगा, इसलिए मैं यह कथ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं कुछ समय तक तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करते आ रहा था क्योंकि मेरे पास और कोई बनही रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने घर जाने का रास्ता तलाश रहा था। अब मुझे वह रास्ता मिल चुका है, इसलिए अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ शक्तियाँ छोड़कर जा रहा हूँ, उसे तुम मेरा मुआवजा समझ लो क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल किया था। अब तुम एक उच्चतम स्तर के योद्धा हो और तुम भी जाकर अपने परिवार से मिल सकते हो। मैं भी अपने परिवार से मिलने जा रहा हूँ। साथ ही उसमें बहुत सी और भी चीजें लिखी हुई है जिसे दक्ष पढ़ता है। दक्ष उस कागज में लिखे शब्दों को पढ़ता है और फिर उसे शुंभ को देते हुए कहता है, मैं समझ गया यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद शुंभ भी उसे पढ़ता है और उसे भी सब कुछ समझ आ जाता है। वही दूसरी तरफ एक एक कमरे के अंदर एक बिस्तर पर एक इंसान लेटा हुआ है जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें भी है और बाल भी बहुत लंबे हैं। उस कमरे में एक कंप्यूटर, टीवी और सोफे भी रखा हुआ है और पूरे कमरे को अच्छे से सुव्यवस्थित रखा गया है। और वही सोफे पर एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है। यह कोई और नहीं बल्कि सुहास है जो सोफे पर बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तभी सुहास न्यूज़पेपर को अपने सामने की छोटी से टेबल पर रखता है और अपनी जगह से उठता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। लेकिन सुहास कमरे से बाहर जाता कि उसकी नज़र बिस्तर पर लेटे इंसान की हाथ की तरफ पर चली जाती है जिसकी हाथ की हथेलियां थोड़ी थोड़ी हिल रही है। यह देखकर वह जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, दक्ष दक्ष बेटे, तुम ठीक तो हो ना? उठो बेटा उठो, यह मैं हूँ तुम्हारा दादा सुहास। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि दक्ष है। सुहास की आवाज दक्ष की कानों में जाती है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक कमरे में पाता है जो पृथ्वी ग्रह का लग रहा है। और फिर वह आसपास अपनी नजरें घुमाता है और उसकी नजरें सुहास पर चली जाती है और कहता है, दादाजी क्या यह आप है? सुहास हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारा दादा ही हूँ और तुम मेरे पोते। जिसके बाद सुहास उसे उठने में मदद करता है और दक्ष बिस्तर से उठते ही सुहास को गले लगाते हुए कहता है, आखिरकार मैं वापस आ ही गया। इसके बाद फिर दक्ष पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर है। जिसके बाद सुहास दक्ष को बाहर लेकर जाता है। कमरे से बाहर आकर दक्ष देखता है कि एक दूसरे ही घर में है, जिसे देखकर दक्ष कहता है, दादाजी हम किसके घर में हैं? यह घर तो हमारा नहीं लग रहा है। जिसके बाद सुहास उसे बताता है कि उन लोगों ने घर बदल लिया है और अब वह सभी लोग कालाढूंगी में रहते हैं। तभी वह दोनों बात करते करते घर के हॉल में पहुंच जाते हैं। सुबह का वक्त है जिस वजह से सभी लोग घर के हॉल में लगे सोफों में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उन सभी नजरें उनकी तरफ आ रहे हैं दक्ष और सुहास पर पड़ती है, जिसे देखकर वह सभी खड़े हो जाते हैं और दक्ष को देखने लगते हैं। तभी यशोदा भागते हुए दक्ष के पास जाती है और उसे गौर से देखने लगती है। अपनी माँ को इस तरह देखते हुए देखकर दक्ष कहता है, क्या माँ अपने बेटे को नहीं पहचान पा रही हो? तब देवकी भी दक्ष के पास पहुँच चुकी थी। वह दक्ष को देखते हुए कहती है, दक्ष क्या यह सच में तुम ही हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हो? दीदी मुझे चिमटी तो काटो। लेकिन तभी यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह दक्ष को गले लगा लेती है। अपनी माँ को रोते हुए देखकर दक्ष कहता है, नहीं माँ रोइए मत चची, आप भी अपने आंसू पोंछ लीजिए। इसके बाद फिर सभी दक्ष से मिलते हैं जिसमें उसके भाई बहन और चाचा और पिता भी शामिल थे। तभी दक्ष की नजरें आसपास घूमने लगती है और किसी को खोजने लगते हैं। तभी सुहास कहता है, रामू अब हमारे बीच नहीं है, मैं बात बताता हूँ उसके बारे में। अभी तुम जाकर नहा लो और नाश्ता कर लो, फिर शिवा के साथ जाकर अपने चेहरे की कुछ मरम्मत करा लो, आदिमानव की तरह दिख रहे हो। जिसके बाद दक्ष वहां से जाने लगता है, लेकिन शिवानी उसे आवाज देते हुए कहती है, ऊपर बब से आखिरी में आपका कमरा है। कुछ देर के बाद दक्ष नहा धोकर बाहर आता है। दक्ष ने अपने बालों को बांधकर रखा हुआ है
और दाढ़ी मूछों को भी अच्छे से संभाल कर जमा लिया है और आकर सभी के साथ नाश्ता करने एक लिए उसके साथ बैठ जाता है, जिसके बाद सभी लोग हंसी खुशी नाश्ता करते हैं और फिर शिखर और युग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सुहास शिखर को जाने से पहले कहता है कि वह उन लोगों से थोड़ी दूर रहे। दक्ष भी यह सब कुछ सुन लेता है। शिखर और युग के जाने के बाद शिवा और शिवानी हल्द्वानी जाने के बात करते हैं दक्ष को थोड़ी शॉपिंग करवाने के लिए, जिसके लिए दक्ष मान जाता है। लेकिन सुहास दक्ष को कुछ देर के लिए अपने कमरे में बुलाता है और कहता है, दक्ष पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हारे अंदर मुझे मेरी शक्तियां महसूस क्यों नहीं हो रही है। जिसके बाद दक्ष उसे कहता है, दादाजी अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मैंने अपनी शक्तियों का इलाज खोज लिया है और आपकी शक्तियां मैंने किसी को दे दी है। वह कभी भी उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मेरी सारी शक्तियां भी उस दुनिया में है। अब मेरे अंदर कोई भी शक्तियां नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। और सुहास को वह सब कुछ बता देता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। दक्ष की बात सुनकर सुहास कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत थी। लेकिन कोई बात नहीं, यह भी अच्छी बात है कि अब तुम्हारे पास वह शक्तियां नहीं है। अब तुम एक सिंपल जिंदगी जी सकती हो, लेकिन अपने भाई बहन के साथ जाने से पहले मेरी बात का ध्यान रखना। अपने भाई बहन का ध्यान रखना, कहीं वह लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाए, क्योंकि कोई हमें ताबह करना चाहता है। और क्योंकि इस स्टेट में तुम्हारे पिता की फैक्ट्री और तुम्हारे चाचा की फैक्ट्री बहुत ही आगे है और जिससे दूसरे लोग बहुत जलते हैं। जिसके बाद दक्ष मुस्कुराते ही कहता है, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे परिवार तक किसी भी मुसीबत को आना होगा तो उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। और आप तो जानते हैं कि आज तक जो कोई भी मुझसे टकराया है वह सिर्फ मिट्टी में ही मिलके रह गया है। भले ही मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे परिवार का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। इसके बाद कुछ जानकारी सुहास दक्ष को देता है और फिर दक्ष वहां से चला जाता है। दक्ष घर से बाहर आने के बाद अपने भाई बहन के साथ कार से हल्द्वानी के लिए निकल जाता है, जिन्हें जाता हुआ सुहास छत से देखता रहता है और फिर आसमान को देखते हुए कहता है, रामू दक्ष वापस आ गया है, अब मैं तुम्हारे खून बदला लूंगा। भले ही सबको लगता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मैं जानता हूँ यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश थी। तभी वहां पर देवकी आ जाती है और कहती है, पिताजी आप किससे बात कर रहे हैं। आसमान में देखकर सुहासा हंसते हुए कहता है, मैं बस ऊपर वाले को शुक्रिया कह रहा था, उसने हमें हमारा दक्ष वापस कर दिया। उसके ये ठीक है, लेकिन आप बताइए आपको रात के खाने में क्या खाना है। यशोदा दीदी पूछ रही है। दक्ष 2 साल बाद ठीक होने की खुशी में हम चाहते हैं कि सबका मनपसंद खाना बनाए, तो आप बता दीजिए, हम बाजार जा रहे हैं सब्जियों के लिए, देवकी कहती है। जिसके बाद सुहास कहता है, मुझे तो मीठा खाना है, एक काम करो मेरे लिए आज रात खीर बना लो। और हाँ, सुधीर संध्या और ध्वनि बेटी को भी आज रात खाने पर बुला लो, आखिर वह लोग भी तो यहाँ कालाढूंगी में रहने लगे हैं। जिसके जवाब में देवकी कहती है, ठीक है, मैं दीदी के साथ बाजार से सीधे उनके घर चले जाएंगे उन्हें इनविटेशन देने के लिए। इतना कहने के बाद देवकी वहां से चली जाती है। देवकी के जाने के बाद सुहास भी वहां से चला जाता है और घर के सामने के आंगन में आ जाता है और रात के खाने में आने वाले लोगों के लिए तैयारी कराने लगता है। वही दूसरी तरफ दक्ष अपने भाई बहन के साथ हल्द्वानी जा रहा है और कुछ ही घंटे में वह तीनों हल्द्वानी के एक बड़े से मॉल के सामने पहुंच चुके हैं। दक्ष अपने भाई बहन को अंदर चलने को कहता है और वह कार पार्क करके आता हूं कहता है और दक्ष कार पार्किंग की तरफ चला जाता है। शिव और शिवानी मॉल के अंदर चले जाते हैं। कार को पार्क करने के बाद दक्ष मॉल के फ्रंट गेट से अंदर जाने लगता है।
लेकिन तभी एक लड़की उसे रोकते हुए कहती है, हेलो, कहाँ अंदर जा रहे हो? यह मॉल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। दक्ष पीछे पलटता है और उस लड़की की तरफ देखने लगता है और दक्ष को वह लड़की जानी पहचानी लग रही थी। तभी वह खुद से कहता है, इसका चेहरा थोड़ा थोड़ा उस अभी की तरह दिखाई दे रहा है, कहीं यह उसकी बहन तो नहीं है? जिसके बाद दक्ष उसे देखते हुए कहता है, आप किसी के कपड़े और हुलिये को देखकर उसके करैक्टर का पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए अपनी जुबान को जरा संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। इतना कहने के बाद दक्ष मॉल के अंदर जाने लगता है, लेकिन वह लड़की वहां खड़े सिक्योरिटी से कहती है, सिक्योरिटी उसे रोको, वह चोर भी हो सकता है। और जिसके बाद दक्ष कहता है, आप सब मुझे नहीं रोक सकते हैं, मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आया हूँ और कुछ मेक ओवर कराने। तभी वहाँ पर दक्ष की बहन शिवानी आ जाती है और सिक्योरिटी को रोकते हुए कहती है, रुकिए, उन्हें मत रोकिए, वह मेरे साथ आए हैं, वह मेरे बड़े भाई है। इसके बाद सभी सिक्योरिटी रुक जाते हैं, जिसके बाद एक सिक्योरिटी दक्ष की तलाशी लेता है और अंदर जाने को कह देता है। जिसके बाद दक्ष अंदर जाने लगता है और शिवानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगता है। वह देखता है कि शिवानी वहां से जल्दी जाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर दक्ष कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों चल रही हो? आराम से चलो, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। जिसके बाद शिवानी कहती है, भैया, हमें इस लड़की से दूर रहने की जरूरत है, यह लड़की बहुत ही बिगड़ैल है और इसका नाम आभा है। इसके परिवार वाले हमारी फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और यह लड़की जब भी मुझसे मिलती है मेरी बहुत इंसल्ट करती है, इसलिए मैं इस लड़की से दूर ही रहती हूँ। तभी वह लड़की जिसका नाम आभा है वह वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे शिवानी भाभी, अपने गरीब दोस्त से मुझे नहीं मिलवाओगी? आभा की बात सुनकर शिवानी कहती है, खबरदार, जो तुमने मुझे भाभी कहा तो मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ और ना ही कभी बन सकती हूँ, और मैं इन्हें मिलवाना तुमसे जरूरी नहीं समझती हूँ। लेकिन आभा दक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर गरीब, मेरा नाम आभा है, मैं शिवानी की होने वाली नंद हूँ। तभी दक्ष हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते, मेरा दक्ष है और मैं तुम्हारे ना होने वाली भाभी का बड़ा भाई हूँ, और मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, आइंदा से तुम या तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली के आसपास भटकती हुए नहीं दिखाई देनी चाहिए, वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम चलते हैं। ठीक है, चलो बहना, यहाँ से तुम सही कहती थी, इससे दूर रहना ही बेहतर है। इतना कहकर दक्ष और शिवानी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन आभा को दक्ष के बात करने का तरीका पसंद नहीं आया है, जिस वजह से वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? आभा की आवाज इतनी तेज थी कि सभी उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन दक्ष और शिवानी नहीं रुकते हैं और लिफ्ट में चले जाते हैं। जिसके बाद आभा पैर पटकते हुए वहां से दूर सी लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी मुलाकात अभी से हो जाती है, जिसका नाम अभिराज है। वह आभा को देखते हुए कहता है, क्या बहना, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? वो शिवानी यहाँ आई है और उसके साथ उसका बड़ा भाई भी आया है और उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, तो मैं उससे बदला लेने को जा रही हूँ। तभी अभी आभा से कहता है, क्या उसका एक और भाई है? मैं अभी उसके भाई से मिलकर आया हूँ और धमकी देकर आया हूँ कि अगर वह अपनी बहन की शादी मुझसे कराता है तो मैं उसे ब्लैकमेल करना छोड़ दूंगा और उसे झूठे केस में जेल भी नहीं भेजूंगा। तुम चिंता मत करो, जैसे ही शिवानी की शादी मुझसे होगी उनकी सारी प्रॉपर्टी और यहाँ तक उनके परिवार के हर मेंबर की लगाम हमारे हाथों में आ जाएगी। अभी दो की बात सुनकर आभा कहती है, वह सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले उस लड़के को सबक सिखाओ, उसने मेरी इंसल्ट की है, पहले आप उस सबक सिखाओ, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, चलो मैं उसे सबक सिखाता हूँ, और शिवानी से भी तो मिलना है, उससे मिले बहुत दिन हो चुके हैं। इतना कहने के बाद अभी अपने पीछे देखता है, उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड खड़े हैं
और कहता है चलो किसी की अच्छे से खातिरदारी करनी है। इसके बाद सभी वहां से लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। इस वक्त दक्ष एक सलून में अपने बाल कटा रहा है और शिवानी वही पास ही में एक कुर्सी में बैठी हुई है और दक्ष को देखे जा रही है और दक्ष से कहती है भैया आप आज 5 साल बाद कोमा से बाहर आए हो, इसलिए आज रात दादाजी और पापा और बड़े पापा घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप आज अच्छे से शॉपिंग करना क्योंकि आज मेरी बहुत सी दोस्त भी आएंगी, शायद आपको कोई पसंद भी आ जाए। शिव भैया को बहुत सी लड़कियां कॉल करती है लेकिन भैया किसी को भाव ही नहीं देते हैं। मेरे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं मेरे भाई के बारे में, लेकिन आज वह सभी आपको भी देख लेंगे और आप भी शिव भैया की तरह ही बहुत हैंडसम है लगता है। आज की पार्टी में आपके लिए लड़ाई जरूर होगी। दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है वाह क्या बात है, लगता है तुम्हारे दोस्त हमारे घर की बहू बनने की फिराक में है, लेकिन उन सभी को बोल देना कि मेरे लिए लड़की मेरी माँ और चाची खोजेंगी और मैं उसी से शादी करूंगा। दक्ष और शिवानी बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अभी आ जाता है और शिवानी से कहता है क्या बात है, शादी की बात चल रही है, फिर तो हमें भी शादी की बात कर ही लेनी चाहिए। शिवानी अभी और आभा को देखकर कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई भी काम नहीं है। लेकिन अभी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या अब मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिल भी नहीं सकता हूँ? मैंने अभी सुना कि तुम्हारा भाई 5 साल बाद कोमा से बाहर आया है, मुझे नहीं मिलवाओगी अपने भाई से? अगर कहीं वह दोबारा कोमा में गया तो मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जो कोमा में जा चुके लोगों को भी कोमा से बाहर ले आते हैं। तभी वहां पर शिवा सलून के अंदर आते हुए कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है और तुम मेरे परिवार से दूर ही रहना, आज हमारे लिए खास दिन है वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाता है। शिवा को देखकर अभी कहता है अच्छा तो तुम भी यही आ गए लगता है, तुम्हारी अकड़ अभी तक गई नहीं लगता है, पुलिस तक वह सबूत पहुंचा ही देनी चाहिए, नहीं तो पुलिस गलत इंसान को ना गिरफ्तार ना कर ले। इतना कहने के बाद अभी अपने पास से मोबाइल निकालता है और कहता है अपने पिता को कॉल करता है डैड यह कमबख्त मुझे धमकी दे रहा है कि यह मुझे आज सबक सिखाएगा। लेकिन तभी वहां एक भारी आवाज गूंजती है आनंद लगता है तुम्हारे बेटे को जल्दी मरने की चाह है क्या, मैं इसमें इसकी मदद कर दूं? यह आवाज दक्ष की थी जो उनकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है और अपने बाल कटवा रहा है। दक्ष की आवाज मोबाइल से दूसरी तरफ भी सुनाई देती है। मोबाइल की दूसरी तरफ आनंद है, अभी यानी अभिराज का पिता। आनंद दक्ष की आवाज को सुनकर अवाक रह जाता है और कहता है तुम्हारी आवाज मुझे सुनी सुनी लग रही है, कौन हो तुम? लेकिन दक्ष इसके बाद कुछ भी नहीं कहता है। अभी दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है कौन है तू जो मेरे डैड से इस तरह बात कर रहा है? तभी जो लड़का बाल काट रहा था वह बाल काटना बंद कर देता है और दक्ष से कहता है बाल कट गए, अब आप उठ सकते हैं। इसके बाद दक्ष अपनी जगह से उठता है और अभी की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ, पहचाना मुझे? दक्ष को देखकर अभी को कुछ याद करने की कोशिश करता है कि उसने दक्ष को कहां पर देखा था इससे पहले, लेकिन अभी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसी सलून में संध्या भी आ जाती है, सुधीर की बेटी, और सभी को देखने लगती है और वहां सभी जाने पहचाने चेहरे दिखाई देने लगते हैं। तभी अभी की नजर भी संध्या पर चली जाती है और कहता है अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड कहाँ है जिसकी वजह से हमारी शादी होते होते रह गई और हमें करोड़ों का नुकसान भी हो गया? मुझे तुमसे भी तो हिसाब चुकता करना है। अभी की बात सुनकर संध्या शिव और शिवानी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजरें दक्ष पर जाते हैं और उसे फट से पहचान जाती है और कहती है दक्ष तुम, यह सच में तुम ही हो? यकीन नहीं होता है कि यह सच में तुम ही हो। 5 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ, बहुत बदल गए हो पहले है। यह क्या, यह अभी उन्हें नहीं पहचान पाया कि तुम कौन हो और मुझसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो? संध्या की बात सुनकर अभी गौर से दक्ष को देखता है
और उसे याद आ जाता है कि दक्ष कौन है और कहता है, अच्छा तो तुम वही हो। अच्छा है, आज तुम सब एक ही समय एक ही जगह पर मिल गए। अभी की बात सुनकर दक्ष हंसते हुए कहता है, सच में तुम लोगों का आज दिन ही खराब है कि तुम मुझसे टकरा गए। अब भगवान ही तुम सब की मदद करे। इतना कहने के बाद दक्ष अभी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अभी अपने एक बॉडीगार्ड को आगे कर देता है। लेकिन दक्ष उसके गर्दन पर धीरे से एक वार करता है, जिससे वह बॉडीगार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। यह देखकर अभी बाकी के बॉडीगार्ड को आर्डर देता है कि वह दक्ष को पकड़े, लेकिन अपने साथी की हालत देखकर उनकी हिम्मत ही मर गई। तभी दक्ष उनमें से एक बॉडीगार्ड के टांग पर जोर की लात मारता है, जिससे उसकी टांग ही टूट जाती है और वह नीचे जमीन में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन दक्ष उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुमने चिल्लाया तो मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, समझे। इतना कहने के बाद दक्ष बाकी के बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगता है। दक्ष को अपनी तरफ देखते हुए देखकर बाकी के बॉडीगार्ड पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद दक्ष अभी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तेरी बारी है, बता किस तरह से सजा दूं तुझे। दक्ष की बात सुनकर अभी कहता है, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं और तू क्या मुझे सजा देगा, मैं तुझे सजा दूंगा मेरी बहन की इंसल्ट करने की। तभी दक्ष आभा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या सच में मैंने तुम्हारा इंसल्ट किया है या फिर तुमने खुद अपनी इंसल्ट की। आभा कहती है, बदतमीज, तू मेरे भाई के सामने इंसल्ट कर रहा है। शायद तुझे पता नहीं है कि हम कौन है। हम चाहे तो पल भर में ही तुम्हारे पूरी फैमिली को मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन आभा इसके आगे कुछ और कहती कि दक्ष उसके सामने आ जाता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, आगे कुछ और मत कहना वरना तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। दक्ष आभा के इतने करीब था कि आभा अगर थोड़ी सी आगे बढ़े तो उनके चेहरे टकरा जाएं, जिसके बाद आभा दक्ष को धक्का देते हुए अपने से दूर करती है और कहती है, मुझसे दूर रहो तमीज लड़के, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इतना कहने के बाद वह दक्ष की तरफ उंगली करते हुए अभी से कहती है, भैया आप देख क्या रहे हैं, इसे जान मार डालो, इसने मुझे छूने की कोशिश की है। आभा की बात सुनकर अभी दक्ष की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन दक्ष उसके सामने ही आ जाता है और कहता है, लगता है इंद्रजीत सिन्हा आ गए हैं, इसलिए तुम लोग इतना उछल रहे हो, वरना तुम लोग तो डरपोक और कायर इंसानों में से हो। दक्ष की बात सुनकर अभी की आंखें बड़ी हो जाती है और वह दक्ष को देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुम उन्हें जानते हो। दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई है जो उन्हें अच्छे से जानता है और वह भी उस इंसान को अच्छे से जानते हैं कि वह कौन इंसान है जो इंद्रजीत सिन्हा को अच्छे से जानता है। लेकिन तुम उन सब पर ध्यान मत दो, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। तुम मुझे अगर मारना चाहते हो तो अभी ही मार डालो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। तभी अभी दक्ष को जवाब देते हुए कहता है, मैंने इन बीते 5 सालों में मार्शल आर्ट की बहुत प्रैक्टिस की है और अब मैं इस हल्द्वानी का नंबर 1 फाइटर हूं, जिसे अब कोई भी हरा नहीं सकता है। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, ठीक है, फिर क्यों ना हम कल सुबह मिले और दोनों एक फाइट करें, जिसके बाद यह तय होगा कि अगर तू जीते तो मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। क्या बोलते हो। अभी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल दोपहर 12 बजे सेंट्रल फाइट क्लब में आ जाना जो हल्द्वानी में है, वरना अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारी बहन से जबरदस्ती शादी कर लूंगा और तुम्हारी फैमिली को रास्ते पर ले आऊंगा। तभी दक्ष उसे आगे कुछ और कहने से रोकता है और कहता है, एक बात मैं तुझे अच्छे से बता देना चाहता हूँ, आगे से कभी भी मेरे परिवार के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें उसी वक्त जान से मार डालूंगा। फिर बाद में इस बात के लिए पछताना मत।
इसके बाद अभी वहां से चला जाता है और फिर दक्ष अपने भाई बहन को देखते हुए कहता है, जिनके मुंह उतर गए हैं, तुम दोनों को अब किसी से छुपकर यह डर कर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं वापस आ गया हूँ और अब सब कुछ होगा, यहाँ तक कि अब जो खतरा हमारे परिवार के ऊपर है वह भी कुछ ही दिनों में टल जाएगा। चलो अब शॉपिंग करते हैं। तभी शिवा कहता है, भैया पहले तो मुझे माफ कर देना, हम यहाँ आपको शॉपिंग कराने ही आए थे, लेकिन कुछ देर पहले इस अभी ने मुझसे मेरा पर्स छीन लिया और अपने साथ लेकर चला गया, इसलिए मैं आपको शॉपिंग नहीं करा पाऊंगा। दक्ष हंसते हुए कहता है, अरे बस इतनी बात, इसके मुझसे माफी मत मांगो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं। इतना कहने के बाद दक्ष अपने पास 2 डेबिट कार्ड निकालते हुए कहता है, यह एक एक रख लो और जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर लो। इनमें बहुत सारे पैसे हैं और इनका पासवर्ड शिवानी की बर्थ डेट है। अब जाओ, मैं थोड़ा एक इंसान से मिलकर आता हूँ। जिसके बाद शिवा और शिवानी वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद उस सलून में एक हट्टा खट्टा इंसान आता है और सलून में यहाँ वहाँ देखने लगता है और तभी उसकी नजर दक्ष पर पड़ती है, जो सोफे पर बैठकर उसी को देखे जा रहा है। तभी वह इंसान दक्ष को देखते हुए कहता है, क्या तुम शिवा और शिवानी के बड़े भाई हो? दक्ष हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ हूँ, क्यों, कुछ काम है? क्या है मुझसे? वह इंसान हंसते हुए कहता है, हाँ सही समझे, मेरा नाम सचिकेत है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दक्ष उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? सचिकेत गंभीर आवाज में कहता है, मेरे साथ चलो, बाकी की बातें मैं तुम्हें रास्ते में ही बता दूंगा। यह समझो कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा और साथ ही मैं तुम्हारे दादाजी मुझे जानते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। दक्ष हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं जरा एक कॉल कर दूँ अपने भाई की, मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। जिसके लिए सचिकेत मान जाता है और दक्ष को कॉल करने देता है। दक्ष शिवा को कॉल करके बता देता है कि वह शाम तक वापस आ जाएगा और कॉल कट कर देता है और सचिकेत के चला जाता है। सचिकेत के साथ दक्ष को जाते हुए संध्या देख लेती है और वह दक्ष के पास आकर उसी पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। दक्ष उसे भी समझा देता है कि वह शाम को उससे पार्टी में मिलेगा, लेकिन सचिकेत मन में कहता है, तू मेरे साथ चल तो बच्चे शाम तक तेरे लापता होने की खबर तेरे परिवार तक पहुंचेगी, ना कि तू पहुंचेगा। इसके बाद दक्ष संध्या को कार की चाबी देता है और सचिकेत के साथ वह से चला जाता है। सचिकेत दक्ष के साथ कार में एक सुनसान रास्ते की तरफ जाने लगते हैं, वह भी हल्द्वानी शहर के बाहर। तभी दक्ष अपने हाथ में मोबाइल लिए उस पर अपने परिवार वालों की तस्वीर देखते हुए कहता है, सचिकेत फ्रॉम लंदन, तो बताओ तुम मेरे परिवार पर नजर क्यों बनाए रखे हो? दक्ष की बात सुनते ही सचिकेत कार की ब्रेक दबाता है और कार को रोक देता है और प्यार से कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे परिवार पर नजर रख रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों ही करूँगा। तभी दक्ष कहता है, मैं इंसानों को अच्छे से पहचानता हूँ कि किसकी क्या फितरत है। सचिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कह रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। दक्ष कहता है, अगर तुम मेरे दादाजी को जानते तो सीधे मेरे घर आते ना कि अपने आदमियों से हम पर नजर रखने को कहते हैं। लगता तुम्हें तुम्हारे भाड़े टट्टू पार्किंग एरिया में मिले नहीं। सचिकेत फिर जोर से हंसता है और कहता है, अच्छा तो तुमने उन लोगों को पीटा? मुझे लगा कि तुम्हारा भाई शिवा ने उनकी वह हालत की है, लेकिन तुम तो आज ही कोमा से बाहर आए हो, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि अकेले ही मेरे 20 फाइटर को अकेले धूल चटा दी। मानना पड़ेगा, आखिर तुम सुहास के परिवार का हिस्सा हो, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तुम अब किसी को पीटने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन दक्ष कार से उतरता है और कहता है, लड़ना है तो बाहर आ जाओ, अच्छे से लड़ते हैं। जिसके बाद सचिकेत भी बाहर आ जाता है और कहता है, तुम में दम तो है, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूँ। मुझे तुमको जिंदा रखना है ताकि तुम्हारा भाई हमारे लिए काम कर
सके तभी दक्ष कहता है ठीक है, फिर जो करना चाहते हो वो करने की कोशिश करके देख लो। जिसके बाद सचिकेत एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसे दक्ष को दिखाते हुए कहता है अब चलो अपनी आंखें बंद कर लो वरना। लेकिन सचिकेत आगे कुछ और कहता है। दक्ष भी एक छोटा पत्थर उठा लेता है और कहता है चलो अब वार करते हैं। इतना कहते ही सचिकेत दक्ष की तरफ उस पत्थर को तेजी से फेंकता है और लेकिन दक्ष अपने हाथ में मौजूद पत्थर से सचिकेत के फेंके गए पत्थर पर ही वार करता है, जिससे वह दोनों पत्थर टुकड़ों में बिखर जाते हैं। जिसे देखकर सचिकेत कहता है तुम भी कलरिपायाट्टू जानते हो, लगता है तुमसे लड़ना इतना भी आसान नहीं है। लगता है अब मुझे अपनी ताकत दिखानी ही होगी, नहीं तो वक्त बहुत बर्बाद होगा। इतना कहने के बाद सचिकेत अपने अपने हाथ को ऊपर उठाता है, जिसके बाद उनके पास के एक छोटे से तालाब का कुछ पानी उड़ते ही सचिकेत के सामने आ जाता है और फिर वह दक्ष को देखते हुए कहता है मैं तुम्हें इस पानी में डूबा सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं सकते हो। अगर अब भी तुम होशियारी करने की कोशिश और मेरे साथ ना चले तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद मैं कोई और रास्ता निकालूंगा तुम्हारे भाई से अपना काम निकलवाने का। तभी दक्ष हंसते हुए कहता है पहले मुझसे तो निपट लो फिर मेरे भाई तक जाना। तुमने मेरे परिवार के सदस्य पर बुरी नजर डाली, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ सकता हूँ, वरना तुम आगे और भी मुसीबत मेरे परिवार के लिए खड़ी कर सकते हो। इतना कहकर दक्ष अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है, जिससे बाद आसपास के छोटे छोटे पत्थर ऊपर उठने लगते हैं, जिसे देखकर सचिकेत हैरान हो जाता है और कहता है तुम भी हमारे जैसे हो, मतलब तुम्हारे पास भी सुपर पावर्स है मेरी तरह। दक्ष शांत आवाज में कहता है तुम्हारे तरह नहीं, तुम्हारी शक्तियां किसी और की देन है मगर मेरी शक्तियां पैदाइशी है। तुम्हारे अंदर जो हीरा है यह शक्तियां उसकी है ना कि तुम्हारी। सचिकेत बड़ी बड़ी आंखें करके दक्ष को देखता है और कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरी शक्तियां का राज क्या है, लेकिन जो भी हो तुम्हें मेरी शक्तियों का राज पता है, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे बारे सब कुछ जानते हो। फिर तो यह भी जानते होंगे कि मैं तुम्हारे भाई से क्या काम कराना चाहता हूँ। दक्षिणा में अपना सर हिलाता है और कहता है मैं नहीं जानता कि तुम मेरे भाई से क्या काम कराना चाहते हो, लेकिन एक बात समझ आ गई कि तुम्हारे मंसूबे ठीक नहीं लग रहे हैं। इतना कहने के बाद दक्ष उस पर उन सभी पत्थरों से हमला कर देता है, जिसके जवाब में सचिकेत भी हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों के हमले टकरा जाते हैं और दोनों के हमले नाकाम हो जाते हैं। जिसे देखकर सचिकेत कहता है वाह, मानना पड़ेगा तुम अभी कुछ देर पहले ही कोमा से जागे हो, लेकिन तुम्हारी पावर्स का जवाब नहीं लगता है। मेरे आदमियों ने तुम्हारी जन्म कुंडली निकालने में गलती कर दी थी, जिस वजह से मुझे गलत जानकारी मिली, वरना लेकिन कोई बात नहीं, तुम अगर मेरे साथ मिल जाते हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। साथ ही तुम्हारे परिवार को तुम्हारी पावर को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर ज्यादा काबू नहीं है, तभी तो तुम्हारे हमले नाकाम हो गए। तभी दक्ष कहता है मेरा निशाना कभी भी नहीं छूटता है। दक्ष की बात खत्म होते ही सचिकेत को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है और फिर वह अपने सीने की तरफ देखता है, जहां से खून निकलने लगा है, और फिर दक्ष से कहता है कैसे, यह तुमने कैसे किया। दक्ष कहता है मैंने कहा था ना कि मेरा निशाना कभी भी नहीं चूकता है। दोनों के हमलों के दौरान दक्ष ने एक छोटे से पत्थर को बहुत ही तेजी से सचिकेत की नजरों से छुपाकर उसके दिल पर वर कर दिया था, जिसका सचिकेत को पता ही नहीं चला। तभी दक्ष अचानक अपनी जगह से गायब हो जाता है। दक्ष को इस तरह गायब होते देख सचिकेत कहता है यह कहाँ गायब हो गया, और फिर वह यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन तभी सचिकेत को कुछ महसूस होता है और अपने सीने को देखने लगता है। इस बार एक लकड़ी उसके सीने के आर पार हो चुका है। इसके बाद सचिकेत पीछे देखता है कि दक्ष उसके पीछे खड़ा है। तभी दक्ष उसकी सीने पर एक जोरदार लात मरता है, जिससे सचिकेत कार के ऊपर बोनट पर जाकर गिरता है, जिससे टकराने के कारण उसके सीने में धसी लड़की बाहर निकल जाती है। फिर सचिकेत के पास जाता है
और उससे कहता है, बताओ अब तुम्हें किसने भेजा है और मेरे परिवार पर नजर क्यों बनाए रखे हो और मेरे भाई से क्या काम है। सचिकेत हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे मर नहीं सकते हो, भले ही तुमने मुझे जख्मी कर दिया है, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर ही ठीक हो जाऊंगा। दक्ष भी फिर हंसते हुए कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे दिल में मौजूद हीरे में है, अगर मैं उसे निकाल दूं फिर तो तुम ऐसे ही मरे जाओगे हैं ना। दक्ष की बात सुनकर सचिकेत की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है, तुम्हें यह कैसे पता कि मेरी पावर कहाँ पर है, तुम कौन हो और तुम्हें यह सब कैसे पता है। दक्ष हंसता है और कहता है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन जब से मैं 5 साल बाद कोमा से बाहर आया हूँ तब मुझे पता चला कि इस बीच बहुत कुछ बदल गया है। और अब तुम मुझे बताओगे कि कौन मेरे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार डालूंगा। सचिकेत हंसता है और कहता है, तुम मेरे परिवार तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तभी दक्ष उसकी बात को काटते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लंदन में आके तुम्हारे 100 से भी ज्यादा साथियों को जान से मार डाला, किसी बिना किसी सबूत के, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे परिवार तक नहीं पहुंच सकता हूं। सचिकेत फिर दक्ष को गौर से देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने उन सब को जान से मारा था तो वह तुम थे जिसे हम सब अभी तक खोज रहे हैं, लेकिन तुम तो सबके सामने होकर भी दूर हो। इतना कहने के बाद सचिकेत अपने पॉकेट से जल्दी जल्दी मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करने लगता है, लेकिन दक्ष उसका मोबाइल छीन लेता है और कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं वारना। लेकिन दक्ष इसके आगे कुछ भी कहता है, मोबाइल में किसी की आवाज आती है। सचिकेत ने किसी को कॉल कर दिया था और सामने वाले ने कॉल रिसीव कर लिया था। दक्ष अपनी आवाज को भारी कर लेता है और कहता है, तुम तक भी मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा, पहले इसे ठिकाने लगा दूं। इना कहकर दक्ष कॉल काट देता है और सचिकेत के सीने में अपना घुसा देता है और उसके सीने को बाहर निकाल लेता है और फिर उसके दिल को देखने लगता है जो अभी भी धड़क रहा है। फिर दक्ष अपनी आंखें बंद करता है, जिसके बाद उस दिल से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है और दक्ष के अंदर चली जाती है, जिसके बाद दक्ष उस दिल को नीचे फेंक देता है और सचिकेत को देखते हुए कहता है, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और चिंता मत करना, मैं तुम्हारी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हमारी दुश्मनी सिर्फ हम तक ही सीमित रहेगी। इसके बाद दक्ष अपने पास से एक रुमाल निकालता है और वहां से अपने सभी फिंगरप्रिंट और खुद से जुड़े सभी सबूत मिटाने लगता है और फिर सारे सबूत मिटाने के बाद वहां से दौड़ते हुए कहीं गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिव, शिवानी और संध्या ने अपनी शॉपिंग खत्म करके अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे, लेकिन दक्ष हल्द्वानी शहर के बॉर्डर पर खड़ा है और एक बस पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसने जाने से पहले अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लिए थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एक बड़े से घर के अंदर राजीव सिन्हा और चंद्रकला रेड्डी और बाकी सभी लोग सोफे पर बैठकर एक न्यूज देख रहे, जिसमें सचिकेत की मौत की खबर दिखा रहे हैं, जिसमें एक रिपोर्टर बता रहा है कि किसी ने सचिकेत को लड़की की मदद से मार डाला है और उसके सीने से उसके दिल को भी निकालकर बाहर फेंक दिया है। तभी चंद्रेश, जो उन्हीं के साथ बैठा हुआ है, वह अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, मुझे सचिकेत ने कॉल किया था, लेकिन उसमें सचिकेत की नहीं बल्कि किसी और की भारी आवाज सुनाई दी थी। तुम तक भी मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा, पहले इसे ठिकाने लगा दूं। मुझे लगता है उसने ही सचिकेत को जान से मारा है और अब वो हमारे लिए ही आ रहा होगा, लेकिन आखिर वो है कौन और हमने उसका क्या बिगाड़ा है। तभी चंद्रिका कहती है, यह वो भी तो सकता है जिसने बहुत से देशों में हमारे लिए काम कर रहे लोगों को मारा था। चंद्रकला उसे मना करते हुए कहती है, नहीं, यह वह नहीं है जिसने हमारे लोगों को दूसरे देशों में मारा था। उसने उनके शरीर से दिल नहीं निकाला था, बल्कि उसने उनकी सारी पावर्स ही छीन ली थी। बिना उनके शरीर से दिल
निकाले। शायद उसे पता नहीं था कि उनकी पावर्स कहाँ पर है, इसलिए वह उन्हें जान से मारने से पहले उनकी पावर्स को सोख लेता था, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है तब उसकी पावर्स उसके पूरे शरीर पर रहती है, जब तक कि उसके दिल पर वार नहीं किया जाए। लेकिन जिस तरह सचिकेत की मौत हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह जो कोई भी उसे अच्छे से पता है कि जिसके पास पावर्स है उसे किस तरह मारना है और उसकी शक्तियां किस तरह हासिल करनी है। हमारे जितने भी सोल्जर हैं, हमने उनके दिल पर उन शक्तियों के हीरे को छुपाया है, ताकि वह उनके दिल के साथ उन हीरों की शक्तियों को मिला ले, क्योंकि दिल ही है जो पूरे शरीर में रक्त स्थानांतरित करता है। लेकिन इन इंसान को पता है कि हमारे लोगों को कैसे मारना है। इतना कहने के बाद चंद्रकला राजीव को देखते हुए कहती है, राजीव, हमें जल्द से जल्द अपने काम को पूरा करना होगा, वरना हम अपने मंसूबों पर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। राजीव जवाब में कहता है, ठीक है, फिर होन को यहाँ पर बुला लो और साथ ही भार्गव और शकुंतला को भी संदेशा भिजवा दो कि हम होन को बुला को रहे हैं। अब सचिकेत की जगह पर होन काम करेगा और जो कोई भी उस नक्शे के बारे में जानता है उसे अपनी जान देनी होगी। एजी, वह नक्शा सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा, बाहरी लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। जो हमारे लिए काम करते हैं उन सभी को इंडिया बुला लो, क्योंकि पिताजी 1 महीने बाद वापस आ रहे हैं। उनका काम पूरा हो चुका है और उन्होंने एक संदेश भी भिजवाया है कि अगला पोर्टल 1.5 महीने बाद ओपन होगा, इसलिए सभी तैयारी, वह पोर्टल इंडिया में ही ओपन होने वाला है। राजीव की बात सुनकर सभी लोग दुनिया भर में फैले लोगों को मैसेज और कॉल करने लगते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी और दक्ष भी अपने घर के सामने पहुंच चुका है, लेकिन दक्ष का हुलिया ही बदल चुका है। रास्ते में ही आते वक्त कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि उसे पता था कि उसे देर हो सकती है। घर के गार्डन में बहुत सारे लोग बैठे और बातें कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। दक्ष गेट से अंदर जाता है और पूरे जगह पर नजर घुमाने लगता है। वहां पर उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे भी नजर आती है, जिनमें सुधीर, संध्या और सुधीर की पत्नी ध्वनि भी मौजूद है और बाकी सब शिखर और युग के फैक्ट्री के कुछ वर्कर है। दक्ष को गेट से अंदर आते बहुत से लोग देखते हैं। सभी को दक्ष एक गेस्ट लगता है, क्योंकि किसी ने अभी तक दक्ष देखा नहीं था सक्सेना परिवार के साथ। तभी कुछ लड़कियां जो शिवा को घेर कर खड़े थे, उनकी नजर दक्ष पर चली जाती है और फिर एक लड़की शिवा से कहती है, वह लड़का कौन है जिसके हाथों में बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेस है। जिसका जवाब शिवा देने ही वाला था कि शिवानी भागते हुए दक्ष के पास चली जाती है और कहती है, भैया आप गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। शिवा जो कुछ कहने वाला था वह अपनी बात को बदलकर उस लड़की से कहता है, अब तो पता चल ही गया होगा कि वह लड़का कौन है। शिवा की बात सुनकर सभी दक्ष की तरफ देखने लगते हैं और कुछ तो उसकी तरफ जाने भी लगते हैं, लेकिन शिवानी उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको रुको जरा, भाई को पहले मुझसे तो मिलने दो और बाकी के मेहमानों से। लेकिन लड़कियां थी कि शिवानी की बात मनी ही नहीं और वह सब दक्ष को घेर कर खड़े हो गए। लेकिन दक्ष उन सभी को कहता है कि वह उन सब से बाद में बात करेगा, लेकिन तब भी लड़कियां नहीं मारती है। तो दक्ष शिवानी से मदद मांगता है कि वह उसे यहाँ से निकाले। तब शिवानी दक्ष का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए लड़कियों को एक तरफ करते ही वहां से लेकर जाती है पर और अपनी माँ देवकी के पास ले जाती है और कहती है, माँ अपने बेटे को संभालो वरना कोई भाई को यहाँ से चुरा कर ले जाएगा। तभी यशोदा भी वहां आ जाती है और कहती है, क्या हुआ, कौन मेरे बेटे को चुरा कर ले जाना चाहता है। शिवानी हंसते हुए कहती है, ले जाएगा नहीं ले जाएगी, वो देखो बहुत सी लड़कियों की नजरें दक्ष भाई पर टिकी हुई है और मुझे लगता है जैसा शिवा भैया के साथ हुआ था वैसा ही दक्ष भाई के साथ होने वाला है। और फिर बाद में मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं और यह भी मत कहा कि मेरी दोस्त चोर है। इतना कहने के बाद शिवानी अपने दोस्तों के पास चली जाती है और उनसे बातें करने लगती है।
शिवानी के जाने बाद देवकी मुस्कुराते हुए यशोदा को देखती है और कहती है, दीदी लगता है हमें एक बहू लेकर आ ही जाना चाहिए, वरना हमारे घर में अपने बेटों के लिए तिजोरियां बनवानी पड़ेगी। इन्हें रखने के लिए एक बेटा तो वैसे ही लड़कियों से घिरा हुआ है। तभी शिखर और युग वहां पर आते हुए कहते हैं, क्या बात है भाई, कौन हमारे बेटों के लिए तिजोरियां बनवाना चाहता है? देवकी कहती है, आप दोनों ही देख लीजिए, यहाँ मौजूद लड़कियां सिर्फ हमारे बेटों को ही देख रही है जैसे वह कोई हीरा हो। ऐसे में तिजोरी तो बनवानी पड़ेगी ना, या तो फिर शादी करनी पड़ेगी। तभी वहां पर संध्या अपने परिवार के साथ आते हुए कहती है, हाँ सही कह रही आप आंटी, इनके लिए तो तिजोरी बनवा ही दो, वरना कोई इन दोनों को चुरा ले जाएगा। वैसे भी शिवा पूरे कालाढूंगी में फेमस है और अब आपका एक और बेटा फेमस होने वाला है, फिर तो भगवान ही जाने कौन लड़की आपके बेटों पर अपना जादू चला कर ले जाए। इसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और युग हंसते कहता है, जब मैं अपने बेटों की उम्र आ था तब मेरी माँ मुझे काला टीका लगाकर बाहर भेजती थी ताकि किसी की नजर मुझे लगे ना, लेकिन एक नजर बचपन में ही मुझे लग चुकी थी, इसलिए कोई और नजर लगने की जरूरत ही नहीं। इतना कहकर युग यशोदा की तरफ देखकर आंख मारता है, जिसके बाद यशोदा कहती है, अगर मैं नजर नहीं लगाती तो आज मेरी जगह कोई पगलेट लड़की तुम्हारे साथ होती। इसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहां पर सुहास आ जाता और जिसके बाद सभी शांत हो जाते हैं। तभी सुहास दक्ष को अपने पास बुलाते हुए कहता है, बेटा चलो मैं तुम्हें सभी से मिलवाता हूँ। इसके बाद सुहास दक्ष को एक छोटे से स्टेज के ऊपर लेकर जाता है और माइक उठाकर सभी से कहता है, आज मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सभी हमारे इस खुशियों में शामिल हुए। आज हमारी इस पार्टी की वजह मेरा यह पोता है जो 5 साल बाद कोमा से बाहर आया है। तभी एक इंसान कहता है, क्या यह आपका पोता है? सुहास जी। सुहास हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ यह मेरा पोता है। आप सभी जानते हैं कि मेरी एक पोती है और एक पोता है, लेकिन मैंने आप सबसे एक बात छुपाई थी कि मेरा एक बड़ा पोता है भी है जो युग और यशोदा का बेटा है, और यह वही है दक्ष सक्सेना, इस परिवार का बड़ा पोता जो आज 5 सालों के बाद कोमा से बाहर आया है और आज की पार्टी मेरे बड़े पोते के नाम। इसके बाद सभी लोग तालियां बजाते हैं और थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद दक्ष अपने परिवार वालों के पास जाता है और उन सभी को गिफ्ट देते हुए कहता है, मैंने आप सभी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, लीजिए। इसके बाद फिर दक्ष संध्या के पास जाता है, कहता है, यह गिफ्ट बॉक्स तुम्हारे लिए। संध्या शर्माते हुए कहती है, क्या मेरे लिए? कहीं तुम मुझे प्रपोज तो नहीं कर रहे हो ना? दक्ष सीधे ना में सर हिला देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बस यह गिफ्ट दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ जब पहली बार हल्द्वानी गया था तब तुमने मुझे हल्द्वानी घुमाया था और मैंने कहा था कि उसके बदले मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, तो यह वही है, इसे ले लो। इसके बाद दक्ष सुधीर को देखते हुए कहता है, अंकल आप सब कब कालाढूंगी शिफ्ट हो गए? सुधीर जवाब में कहता है, तुम्हारे कोमा में जाने के 10 दिन बाद ही हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि तुमने जो पैसे अभी के परिवार वालों से लेकर संध्या दिए थे, तो 2 दिनों के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे घर पर रेड हुई है और वह सभी पैसे इनको टैक्स वालों के हाथ लग गए और मुझे पुलिस की जॉब से निकाल दिया गया। तब से हम यहाँ ही हैं। मैं तुम्हारे पापा के फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता हूँ। दक्ष फिर सुशीर से कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा अंकल, मेरी वजह से आपकी पुलिस की जॉब चली गई, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके आपको आपकी जॉब वापस दिलवा दूंगा। सुधीर नामे अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं बेटा, उसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने तो मेरे ऊपर उससे भी बड़ा एहसान कर दिया है, मेरी बेटी की शादी तुड़वाकर। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो आज मेरी हालत इससे भी बदतर होती और बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तभी ध्वनि कहती है, हाँ बेटा, संध्या के पापा ठीक कह रहे हैं,
तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक है। इसके बाद वह सब और भी बातें करते हैं, लेकिन तभी उन सभी को घर गेट पर बहुत सी गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है, जिसके बाद गेट से बहुत से लोग हाथ में थालियों से साथ गेट से अंदर आने लगते हैं। वह सभी थालियां कपड़ों से ढके हुए हैं और वह सभी लोग दक्ष के परिवार के सामने आकर रुक जाते हैं और सबसे आगे खड़ा इंसान शिखर को देखते हुए कहता है, शिखर जी, मैंने सुना कि आज आपके यहाँ खुशी का माहौल है, तो सोचा सगुन लेते आ जाऊं और शादी की तारीख भी तय कर लिया जाए। शिखर उस इंसान को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, और उस इंसान को देखते हुए कहता है, आनंद, तुम यहाँ पर, तुम जानते हो ना, आज हमारे परिवार का खुशियों का दिन है और आज तुम यहाँ पर मनहूस शकल दिखाने आ गए अपने बेटे के साथ। आनंद के पीछे अभी भी कहदा हुआ है, वह आगे आते हुए कहता है, क्या अंकल, आज अगर शिवानी और मेरी शादी की तारीख तय हो जाती है तो अच्छी बात है, यह खुशियाँ और भी दोगुनी हो जाएंगे। तभी शिवानी अपनी माँ के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इस शादी से इनकार करती हूँ और याद रहे, तुम सब जो सब चाहते हो वह कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। आनंद का भाई आकाश, जो उनके साथ ही खड़ा हुआ है, वह शिवानी को देखते हुए कहता है, देखो लड़की, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भलाई के लिए कर रहे हैं। इसके बाद फिर आकाश अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहता है, और तुम्हारी शादी हमारे बेटे के साथ आज नहीं तो कल होनी ही है। शिवा आगे आते हुए कहता है, मेरी बहन की शादी वही होगी जहां मेरी बहन चाहेगी, तो तुम्हारे घर तो बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए अपने साथ जो कुछ भी लाए हो उसे अपने साथ लेकर चले जाओ। लेकिन आकाश शिवा को समझाते हुए कहता है, इससे शिवानी का ही फायदा है, शादी के बाद उसके हिफाजत हम सब करेंगे। वैसे भी तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, तो भगवान ना करे कि इसमें तुम्हारी बहन को कुछ हो जाए। तभी वहां पर युग बोल पड़ता है, उसकी चिंता तुम मत करो, हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, तुम्हें हमारे बच्चों की हिफाजत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहां पर खड़ी आभा कहती है, अंकल, आप हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं, हम तो आप ही का भला चाहते हैं। तभी शिखर कहता है, तुम अभी बच्ची हो, वरना इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए तुम चुप रहो। लेकिन आभा गुस्से से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह आर्डर देने की? इन सब इस तरह बात करते देख दक्ष दूर से ही एक भारी आवाज में कहता है, अगर आधे घंटे अंदर यहाँ से नहीं गए तो उसके बाद का एक एक सेकंड तुम सब के लिए बहुत दुखदायी होगा। इतना दक्ष की आवाज सुनकर सभी दक्ष की तरफ देखने लगते हैं, जो अब उन्हीं तरफ आ रहा है, जिसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है। दक्ष उन सभी के पास आकर खड़ा हो जाता है और आनंद को देखते हुए कहता है, लगता है आप मेरी पिछली बार की मुलाकात भूल चुके हैं, चलो अब सब यहाँ आ ही गए हैं तो इस मुलाकात को थोड़ा यादगार बनाया जाए। इतना कहने के बाद दक्ष अपने परिवार वालों को देखते हुए कहता है, जिसने मेरे परिवार पर बुरी नजर डाली है, आज उन्हें 100 करोड़ का नुकसान होने वाला है और बाद में वह सब शायद ही पछताएंगे। इतना कहने के बाद दक्ष मुस्कुराते हुए अभी दो के पूरे परिवार को देखने लगता है, लेकिन नानंद, आकाश और उसके परिवार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि अभी हंसते हुए दक्ष से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज तुम्हारे पर जिसने बुरी नजर डाली है उसे 100 करोड़ का नुकसान होने वाला है। दक्ष हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ तुम सही समझे, अभी 20 मिनट बाकी है, चाहो तो इंतजार कर लो या फिर चले जाओ, शायद 100 करोड़ बच जाए। जिसके बाद दक्ष पार्टी में आए सभी लोगों से आगे कहता है, आप सभी लोग हमारी इस छोटी सी जश्न में शामिल हुए उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और जो लोग मेरे चाचा और पापा के कंपनी में काम करते हैं और उन
हे भी थैंक यू कि वह सब मेरे परिवार की कंपनी को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, और जो बिन बुलाए मेहमान हैं उन्हें भी थैंक यू कि वह खुद आज अपनी बेइज्जती देखने आ गए और हमारी खुशियों में शरीक होने आ गए। अभी गुस्से से दक्ष को देखते हुए कहता है, तुम्हारी आखिरी के वर्ड क्या हमारे लिए थे? दक्ष सीधे मुंह जवाब देता है, क्या बात, तुम तो बहुत समझदार निकले, कितनी जल्दी समझ गए, लेकिन तुम ताकत के अंधेरे में इतना खो गए हो कि तुम्हारी तरफ आ रही मौत को देख भी नहीं पा रहे हो। इतना कहने के बाद दक्ष अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, अब बस 5 मिनट बचे, इसके बाद तुम ही देख लेना। इतना कहने के बाद दक्ष फिर अपनी बहन शिवानी के पास जाता है और कहता है, अभी मैं जिंदा हूँ और कोई भी मेरे रहते तुम्हें या हमारे परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाहे फिर वह कोई भी क्यों ना हो। इसके बाद फिर आनंद कहता है, बच्चे तुम्हारे आधे घंटे खत्म हो गए, लेकिन हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई आया है जो यह बताए कि हमें 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। तभी दक्ष आनंद की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करने लगता है और कहता है, क्या तुम अभी तहखाने तक पहुंचे नहीं? दक्ष के मुंह से तहखाने की बात सुनकर आनंद के पसीने छूटने लगते हैं और वह दक्ष की तरफ देखने लगता है। तभी दक्ष आगे कहता है, अच्छा तुम पहुंच गए, ठीक है, फिर वहां पर जितना कुछ भी मिलता है उसे अपने साथ लेकर चले जाओ और तुम्हें पता है कि उनका क्या करना है। इतना कहने के बाद दक्ष कॉल कट कर देता है और आनंद की तरफ देखने लगता है और कहता है, लगता है आपको कुछ कहना है, हिचकिचाइए मत, जो कहना है खुल के कहिए। आनंद फिर दक्ष को देखते हुए कहता है, तुम किस तहखाने की बात कर रहे हो? दक्ष जवाब में कहता है, उसी तहखाने की जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तभी आनंद को मोबाइल बजता है, जिसे सुनकर दक्ष कहता है, उठा लीजिए, आप ही के लिए कॉल है। जिसके बाद आनंद कॉल उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर सर, यहाँ पर 2 लोग आए थे बड़ी बड़ी ट्रक लेकर और हमारे सारे पैसे और जितना भी महंगा सामान था वह सब लेकर चले गए। इतना सुनकर आनंद अपना मोबाइल जोर से जमीन में पटकता है और दक्ष की तरफ गुस्से से देखने लगता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।